जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्येंद्र धाकड़ एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लेकर के आए हैं हम हिंदी हिंदी पद्य खंड के ऑब्जेक्टिव छांट के एकदम विकट इंपॉर्टेंट। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एमपी बोर्ड से आने वाली प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव है। ठीक, अब आप कहोगे कि सर इन ऑब्जेक्टिवों में आपका क्या योगदान है, क्वेश्चन और आंसर लिखे हुए हैं। मेरा योगदान ये है कि यदि आप खुद इनको पढ़ने जाओगे किताब से तो आपको याद करने पड़ेंगे और याद करने में भी आप भूल जाओगे। लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूं तो उसको पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा दिलचस्प रहेगा कि आने वाले कुछ समय में ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और आप भूलने की कोशिश भी करोगे ना तो भी दावा इस बात का करते हैं कि आप नहीं भूल पाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो ये चीज अब जैसे आपके दिमाग में आएगा कि सर ये हालावाद से रिलेटेड आएगा, कवि बहुत सारे हैं। तो मैं आपको इनके आंसर है हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन जी आपको कैसे याद रहेंगे? मेरा काम आज के वीडियो में क्या है? आज के वीडियो में मेरा काम है इन कवियों को आपको याद कराना। तो मधुशाला नाम की एक कविता आपने सुनी होगी और वो हिंदुस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे प्रमुख कविताओं में से एक है। और उस कविता के अंदर मधुशाला का प्रयोग हरिवंश राय बच्चन ने जिंदगी की समस्त क्रियाओं के लिए किया गया है और उसी चीज को बोलते हैं हालावाद। यानी मधुशाला और हाला दोनों मिलते जुलते हैं। तो मधुशाला और हाला, ठीक इस हिसाब से आपको याद रहेगा क्या? हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी के बारे में एक बात और आपको बता दें कि ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि बच्चन इनका सरनेम नहीं है, बच्चन इनकी जाति नहीं थी, बच्चन इनका निकनेम था जो कवियों का होता है। और अमिताभ बच्चन इस हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे बेटे हैं जिन्होंने अपने पिता के निकनेम को ही अपना सरनेम बना लिया। ये छोटी छोटी बातें जो आपको एक्स्ट्रा में बता दी जा रही हैं, इसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। चलिए, तो आपको याद रहेगा हालाबाद मतलब हरिवंश राय बच्चन, इधर उधर कहीं झांकना ही नहीं है। ठीक। दूसरा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? अब देखिए, जल्दी जल्दी ढलता है, अब दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आप मुझे बताइए दिन ढलता है तो बाद में क्या होती है? सुबह होती है, रात होती है? आंसर रात होती है। तो आंसर रात्रि से मिलता जुलता होना चाहिए। आंसर है स, निशा निमंत्रण। यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका मतलब है रात आने वाली है या रात का आमंत्रण है। तो ये आप नहीं भूलोगे। तो ऐसे कनेक्शन बिठाना मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं बैठा रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? ये निवंश थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण लिखा है, ये हरिवंश राय बच्चन जी है। ठीक। तो बच्चन जी का जन्म कब हुआ? तो आंसर आएगा 1907। कब हुआ? 1907। अब ये देखिए, मैं आपको बता दूं 1907 इतनी गजब की और पावन तिथि है कि आपको याद करने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। महादेवी वर्मा, इसके पहले जब हमने जन्म पढ़ाए थे तो उसमें भी आपने देखा 1907 आ रहा था। कुछ लोग विशिष्ट होते हैं जो विशिष्ट तिथियों को जन्म लेते हैं या विशिष्ट सालों में जन्म लेते हैं। तो 7 का सगुन मान लीजिए, तो 7 सगुन है, अच्छी है, इसीलिए 7 में हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? यहां पर आएगा जन्म का जन्म कहां हुआ था? आंसर आएगा इलाहाबाद। ठीक, इलाहाबाद में जन्म हुआ। अब ये चूंकि इलाहाबाद, अब आंसर में लिखना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता ये क्वेश्चन भी आएगा क्योंकि इलाहाबाद ही नहीं रहा। अब इलाहाबाद तो चल बसे, वो हो गए प्रयागराज। तो आजकल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आंसरों में गलत हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों में यदि 10 साल या 15 साल बाद कोई पूछे कि बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ और आंसर लिख दिया इलाहाबाद, तो बच्चे ढूंढते ही रह जाएंगे, उनको हिंदुस्तान में इलाहाबाद मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अब इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है। और हरिवंश राय बच्चन जी इलाहाबाद के थे। कहाँ के थे? इलाहाबाद के। तो इलाहाबाद कैसे, देखिए इलाहाबाद और हालाबाद ये दोनों मिलते जुलते हैं। हालाबाद हालाबाद और इलाहाबाद ये दोनों किसके किसके लिए बने हुए हैं? हरिवंश राय बच्चन जी के लिए बने हुए। तो बच्चन जी की जिंदगी के बारे में कुछ चीजें जोड़ते जाइए और आपस में ये जुड़ती जाएंगी तो आपको ये याद होते जाएंगे।
नेक्स्ट देखिए, आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? पता चलता है किसका? जग जीवन का। क्वेश्चन कौन कौन से? कार्यालय का भार। देखिए मैं आपको बता दूं, आत्म परिचय में कार्यालय का कोई योगदान नहीं है। कार्यालय का भार केवल कर्मचारी लोग लेके घूमते हैं और आजकल के जो इंसान है उनके ऊपर है कार्यालय का भार। बच्चन जी के जमाने में कार्यालयों की संख्या बहुत कम होती थी और होती भी रही होंगी तो लोग इतनी वजनदारी से उनको फील नहीं करते थे। ठीक है। परिश्रम का भार ना, परिश्रम का कोई भार होती नहीं, परिश्रम में तो बहुत मजा आता है। असफलता का भार नो, ये यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें लाइन है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। ठीक, फिर भी मन में उद्गार लिए फिरता हूं, मतलब मोहब्बत लिए फिरता हूं। वो दुनिया का टेंशन लेके घूम रहे हैं, दुनिया का भार लेकर के घूम रहे हैं। ठीक, तो ये आप आराम से लगा दोगे। अगला है, आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? आंसर आप बोलोगे कि सर यहां तो भार लिए फिरता है या प्यार लिए फिरता है, पढ़ा क्या रहे हो? नहीं नहीं, वो ये कह रहा है कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूं लेकिन फिर भी दिल में प्यार लिए फिरता हूं, यानी पूरी समस्याओं के साथ जिंदगी जीते हुए भी वो इंसान खुश है। ये ऐसी कविता है आत्म परिचय। ठीक, तो उसका मूल उद्देश्य भार नहीं है, उसका मूल उद्देश्य है प्यार। यानी वो इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी कैसे रहता है? मस्त रहता है, उसे कोई दुनिया से मतलब नहीं है। आप उस कविता को पढ़ोगे तो आपको उसमें मिलेगा कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। स्नेह सुरा मतलब प्यार की शराब, यानी वो प्यार की मोहब्बत की शराब में मस्त रहता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक, आगे, आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? लो देख रहे हो, ये हम बाई फॉल्ट हो गया, हम यही बोल रहे थे, ये नीचे पड़े हैं। ठीक, इसने सुरा का पान किया, मैं जबकि इसको समझाने के लिए बोला था, मेरी नजर नहीं पड़ी, तो चमत्कार हो रहा है, होने दो। इसलिए सुरा, इसलिए मतलब होता है प्यार, सुरा का मतलब होता है शराब, यानी मोहब्बत की दारू के नशे में रहते हैं बच्चन जी। वो ये कहते हैं कि हमें दुनिया की कोई मतलब, दुनिया से कोई मतलब है ही नहीं, ये कितना ही कुछ भी हो। वो और भी कुछ कहते हैं इसमें, वो ये कहते हैं कि दुनिया उन्हीं का मान ज्ञान करती है, मान करती है, सम्मान करती है जो उनकी गाते हैं। मतलब गाते हैं का मतलब है जिनका गुणगान करते हैं। जैसे सरकार में आप देख लीजिए, जो लोग सरकार की तारीफ करेंगे सरकार उनका साथ देती है। तो बच्चन जी ने कहा हम ऐसे नहीं है, हम बिल्कुल फकीर आदमी, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमारे पास मोहब्बत है और वही काफी है। ठीक, आगे, आत्म परिचय कविता में कवि अपने रुदन में क्या लिए फिरता है? आंसर है राग। देखिए, अब ये बाकी के तीन चीजें गलत। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का दो तरीके होते हैं। पहला, या तो आपको सही बहुत अच्छे से पता हो या फिर आपको गलत बहुत अच्छे से पता हो। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो में कंफ्यूजन है सर, तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले गलत पर क्रॉस कीजिए, गलत। अब आप मुझे बताइए, उस पूरी कविता को आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने कहीं ऐसा समझ सकते हो कि राज शब्द आया, या वो ये ऐसा बोल रहे हैं कि मैं राज लिए फिरता हूं? संभव ही नहीं। क्या उनको रासलीला करने की कुछ ऐसा मूड में थे? आंसर बिल्कुल नहीं थे। भगवान राम की उन्होंने बात की थी? बिल्कुल नहीं की थी। तो इंसान जब इस तरीके से सॉल्व करेगा तो भी आपके पास एक बच जाता है। राग मतलब प्रेम, यानी वो प्रेम लिए फिरते हैं। ठीक, तो यदि कभी कभी अपन कंफ्यूज हो जाए तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है, और आप पक्का अगर दिमाग लगा के करोगे तो पक्का आपसे सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? आंसर दीवाना। देखिए, परवाना, रक्षक और प्रेमी, वो दीवाना क्यों मानता है? वो ये कहता है कि ये दुनिया मुझे कभी कहती है, मुझे इस बात से चिढ़ है, ऐसा कविता में लिखा हुआ है। अगर वो ये बोलते हैं कि लोग मुझे कभी क्यों बोलते हैं, मुझे लोगों को दीवाना कहना चाहिए क्योंकि मैं प्रेम लेके घूम रहा हूं, प्रेम में मस्त हूं, एकदम मगन। तो ऐसा मगन रहने वाला आदमी प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी तो दुनिया में अलग अलग चीजों के भी हो सकते हैं, लेकिन दीवाना, दीवाना और प्रेमी में बहुत अंतर है। प्रेमी, प्रेमी हो सकता है किसी लालसा बस प्रेम करता हो, लेकिन दीवाना लालसा से परे प्रेम करने का नाम है। तो इस कविता में कवि कैसे हैं? इस कविता में कवि हैं दीवाने। ठीक, आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? आंसर आएगा स्वप्नों का। वो स्वप्नों का इसीलिए क्योंकि
यथार्थ की बात करें तो यथार्थ का मतलब उससे तो वो परेशानी है। ठीक, आदर्श, आदर्श की वो कोई कल्पना ही नहीं करता, सत्य की कोई, स्वप्नों का, यानी वो जो जी रहा है वाकई कभी की जिंदगी एक सपने की जिंदगी जैसी है, जो कभी सच नहीं होती, लेकिन कभी उस सपने को ही सच मान करके जीते रहते हैं। ठीक, ये कवियों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है। ठीक, मैं इतने अच्छे से क्यों समझा पा रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाले की दया से थोड़ा बहुत ये लक्षण हमारे अंदर भी है, तो हमें समझ में आता है कि कवियों की प्रॉब्लम कहां पर है। ठीक, तो कवि हमेशा सपनों में जीने वाले लोग हैं। ठीक, हो न जाए रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है, कौन चलता है, पंथी, पंथी मतलब राहगीर, कौन चलता है, रास्ते में चलने वाला, हो न जाए पथ में रात कहीं, ये सोच सोच करके पंथी चलता रास्ते में। क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि रात ना हो जाए, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे घर में, मुझे जल्दी पहुंचना है, और जैसे जैसे मंजिल के पास पहुंचता है वो बहुत जल्दी जल्दी चलता है। ठीक, तो यानी मंजिल के पास जाने पहुंचते पहुंचते उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। आप अगर इस पाठ को पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कौन चलता है, पंथी, कभी तो चलेगा नहीं। ठीक, बाज, बाज को क्या मतलब है, ये फोकट की बात मत करना कि दिमाग में आ जाए कि हो जाए ना दिन में रात का, या तो पक्का कोई ना कोई पंछी मंछी होगा, पंछी नहीं था यहाँ, यहाँ कवि था, और कवि ने किसकी संज्ञा दी थी अपने आप को, पंथी, पंथी मतलब राहगीर की, जो रास्ते पर चलता है मंजिल की ओर। कुत्ता, कुत्ते की तो बात ही मत करना, नाराज हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि कुत्ता तो जाते ही नहीं, आजकल कुत्ते तो वैसे भी घरों में ही रहते हैं, वो कहीं थोड़ी ना बाहर जाते हैं कि उन्हें कहीं घर लौट के आने की जरूरत है। आजकल दुनिया में मैं कह रहा हूं, अगर सबसे ज्यादा मजे हैं तो वो केवल किसके हैं, कुत्ते के ही हैं। या तो कुत्ते पैदा हो जाओ या फिर कुत्ते जैसे बन जाओ। ठीक, तो पैदा हो जाओगे तो ऊपर वाले का रहमो करम रहेगा, और बनना है तो फिर कुत्ते की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वापस आते हैं मुद्दे पर कि किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है, आंसर अपने बच्चों का। जैसे पंथी की बात करते, पंथी मतलब कोई भी राहगीर, कोई भी पंछी जब अपने घर वापस आता है तो थक जाता है, और दिन भर की थकान के बावजूद भी जब वो अपने घर जाता है तो आपने देखा होगा कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इस कविता में ऐसा बताया गया, और वाकई में हकीकत भी यही है। जब लोग थक हार करके अपने घर वापस पहुंचते हैं, या यूं कहें कि किसी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं और मंजिल के पास पहुंचते हैं, तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। उसका कारण ये है कि उनका वहां कोई इंतजार कर रहा होता है। और पंथी का कौन इंतजार करता है, उसका इंतजार करते हैं उसके बच्चे। चिड़िया घरों में क्यों आती है, घोंसलों में क्यों आती है, क्योंकि वहां इंतजार करते हैं उनके चूजे। ठीक, ऐसी ही कुछ बातें इस पाठ में हैं। आगे बढ़ते हैं तो पाएंगे कि बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है, आंसर तेजी से उड़ती है, आंसर तेजी से। इसके पहले जो क्वेश्चन था ये वही है, बस इसको थोड़े से पलट के लिख दिया है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कभी हताश व दुखी क्यों होता है, उसका कारण है, उसका कारण है परिवार से बिछड़ने के कारण, आर्थिक हानि के कारण, अपराध के कारण, इनमें से कोई नहीं। आंसर है परिवार से बिछड़ने के कारण, यानी वो परिवार से दूर रहता है, और परिवार वो ये सोचता है, बताऊं क्या, वो ये सोचता है कि यार मेरा इंतजार कर रहे हैं या मेरी उपलब्धि का इंतजार कर रहे हैं। तो पता चलता है कि लोग उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं, उसकी उपलब्धियों का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए उसे दुख होता है और वो थोड़े पल के लिए परेशान हो जाता है। ठीक, आगे जब अपन देखेंगे तो पाएंगे कि कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं, तो आंसर है कि 7वें दशक। अब ये दशक का मतलब क्या होता है, दशक का मतलब होता है 10 साल का एक हिस्सा। ठीक, अब 7वां 8वां, ये दशक मतलब ये कि 1900 सन 1900 के से लेकर के आप 10-10 साल बढ़ाइए तो दशक बढ़ता जाएगा। जैसे 1910, 1920, 1930, तीसरा दशक मतलब 30 का, चौथा मतलब 40, पांचवा मतलब 50, ऐसे 7वें मतलब 1970 के आसपास के कवि। ठीक, तो अब ये आलोक धनवा जी कहां पर आ रहे हैं, 7वें। अब आप समझ लीजिए कि इनको भी कनेक्शन में बिठाना है, तो अभी तक हमने 3 तिथियां याद करवाई हैं, 1907, 1907 और ये 1970। तो आपको इजीली रहेगा कि अगर इनकी भी पूछी जाएगी तो 1970 में ही जाएंगे अपन।
7 का आंकड़ा शुभ होता है और कवि उसी में जन्म ले रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अगला, कवि आलोक धनवा की पहली कविता संग्रह है, आंसर है जनता का आदमी। ठीक, भीगी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां। अब अपने को तो एक ही चीज करनी है कि ये याद कैसे रहेगा। तो आलोक धनवा जी ये हैं और इनकी कृति है जनता का आदमी। ठीक, जनता का आदमी। तो जनता का आदमी कौन होता है? जनता का आदमी होता है नेता। ठीक, ऐसा माना जा सकता है कि जनता का आदमी कौन होता है? नेता। जो नेता होता है वही जनता का प्रतिनिधि होता है। तो अब आप देखोगे कि आलोक धनवा, तो आलोक धनवा में आलोक जी का यदि अपन बात करें तो आलोक का मतलब होता है प्रकाश, धनवा। इस तरीके से याद रखना पड़ेगा कि जैसे ये कोई नेता टाइप के इंसान रहे होंगे, या आलोक जी का नाम नेताओं से कनेक्ट कर लीजिए। कोई भी आपके प्रसिद्धि, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो आलोक हो और नेता भी हो, तो आपको याद रहेगा कि ये नेताजी जैसे लोग रहे होंगे शुरू से, और इनकी प्रवृत्ति जनता का आदमी, यानी इंसानों के लिए इन्होंने काम करने की कोशिश की थी। ठीक, आगे देखते हैं। कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है। इन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी, दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी। यानी अब आप देखो, जनता का आदमी क्या, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है। ठीक है, जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है ये कविता संग्रह। कविता संग्रह और लेखन संग्रह में सिर्फ इतना सा अंतर हो सकता है कि जिसमें केवल कविता का, जैसे मान लो मैं भविष्य में एक संग्रह निकालूं और उसमें केवल मुक्तक मुक्तक हो, तो उसमें पता चला कि वो मुक्तकों का संग्रह है। एक केवल मान लीजिए गजलों का निकाल दो तो हो जाएगा गजलों का संग्रह। अगर मान लो एक गीत का निकाल दिया तो हो गया गीतों का संग्रह। और एक सामूहिक निकाल दो, सामूहिक में मान लो मुक्तक भी हैं, गीत भी हैं, गजल भी है, तो वो हो गया सामूहिक संग्रह। तो दुनिया रोज बनती है एक ऐसा संग्रह जिसमें केवल क्या थी? कविताएं कविताएं थी। ठीक, आगे देखें। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं, आंसर निडर। आपने देखा होगा ये उस पार्ट से लिया गया है जिसमें पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं, उड़ाते उड़ाते एकदम छत के कोने पर पहुंच जाते हैं। वो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे गिरने ही वाले हैं, लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, तो वो एक पैर पर एक एकदम, कई बार ऐसी बात, एक लाइन आती है उसमें कि पतंग नहीं गिरनी चाहिए, बच्चा भले ही गिर जाए, इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं और पतंग को अंतिम क्षण तक नहीं गिरने देते। और ऐसे कॉन्फिडेंस की वजह से उनके अंदर क्या जाता है? इसी कॉन्फिडेंस की वजह से उनके अंदर आती है निडरता। निडरता मतलब वो चीजों से नहीं डरते। ठीक, तो गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। यानी आप कहीं से गिर गए और आप बच गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, सीधी सीधी सी बात ये है। ठीक, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है चित्र विधान के लिए, बिंब के लिए, प्रतीकों के लिए, व्यंग्यार्थ के लिए। आंसर आएगा बिंब। देखिए, बिंब का मतलब होता है प्रतीक एक तरह से, यानी किसी भी रचना को जब अपन पढ़ते हैं और उसकी रचना अपने दिमाग में दौड़ने लगती है। जब आप पतंग कविता को पढ़ोगे तो आप ऐसा देखोगे, ऐसा लगेगा जैसे आप छोटे बच्चे हो और आप छत पर जा रहे हो, आप पूरे गांव में चिल्ला रहे हो, आओ रे पतंग उड़ाते हैं, और आप पतंग उड़ा रहे हो, आपकी पतंग कटने वाली है, आप पतंग खींच रहे हो। ये सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने देखने लगते हैं। तो इस दिखने वाली दृष्टि को, ऐसी इस व्यवस्था को, जब कवि की जो कला होती है इसे बोलते हैं बिंबात्मक प्रकृति। बिंब, तो बिंब बनाती है, ये क्या बनाती है? बिंब बनाती है। ठीक, अगला, पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं, उड़ते से हैं? आंसर है रंध्रों के, साहस के, शक्ति के, फेफड़ों के। देखिए, ये रंध्रों का मतलब यहां पर एक धागा होता है, धागा भी इसका आंसर हो सकता है। जैसे आप, एक धागा है, तो जो धागा जिससे आप उड़ा रहे हो पतंग, और उससे पतंग तो उड़ रही है लेकिन बच्चे पतंग के साथ ही उड़ते हैं, ऐसा महसूस होता है। ठीक, तो धागा भी इसका आंसर हो सकता है, रंध्रों भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? स, इसमें देखिए सुनहरे स और स, जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक। खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? आंसर उपमा। देखिए कुछ अलंकारों के बारे में मैं आपको बता दूं। एक होता है उपमा, एक होता है रूपक। ठीक। उपमा में अपन क्या करते हैं? उपमा देते हैं कि तुम उनके जैसे हो। ठीक, जैसे हो मतलब जैसे वैसे हो। और एक रूपक यानी तुम वो ही हो। उदाहरण के लिए अगर आपने किसी से प्यार मोहब्बत में ऐसी मुस्कुराते हुए कहा कि आप तो आपका चेहरा चांद के जैसा है, आपका चेहरा चांद के जैसा है, तो इसमें आ रहा है जैसा, यानी यहां पर उपमा दी गई है। और अगर आपने बाद में कह दिया कि आपका चेहरा चांद है, यानी ये रूपक अलंकार है। ठीक, तो उपमा में जैसा वैसा आता है, रूपक में ठीक वही होता है। यानी आपका चेहरा चांद जैसा है, उपमा दे रहे हैं, आपका चेहरा चांद ही है, ये रूपक है। ठीक, तो यहां क्या दे रहा है? खरगोश की आंखों जैसा, देखो जैसा आ रहा है, जैसा मतलब यहां पर आएगा उपमा अलंकार। ठीक, आगे देखिए, सबसे तेज बौछारों का माह होता है भादों। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब जो पढ़े लिखे आजकल की जो जनरेशन के बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आता कि भादों आता कब है। तो मैं आपको बता दूं, सावन के बाद जो महीना होता है उसे कहते हैं भादों। ठीक, सावन के महीने में हवाएं तेज नहीं चलती, बारिश भी उतनी नहीं होती, होती है, लेकिन भादों में सबसे ज्यादा बारिश होती थी। या इतिहास कहें या मौसम का ये जो अनुक्रम है वो बताएं तो भादों में ही सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक, लेकिन अब ये अपन लोग कैसे समझेंगे? आप तो दिसंबर अक्टूबर वाले लोग हो, तो भुगतो। अब आपको याद रखने का तरीका बता, देखो तेज बौछारें, तेज बौछारें, आंसर आंसर देखें अपन तो तेज बौछारों में ब आ रहा है, ब से मिलता जुलता ब फॉर बी, और भादों में भी बी आएगा। इस तरीके का कनेक्शन बैठा लो आप। ठीक, तेज बौछारों में बी और भादों में भी बी, तो बी बी यानी याद रह जाएगा। सवेरे की तुलना की गई है, आंसर हो गया खरगोश की आंखों से। ये आंसर देखो यही, खरगोश की आंखों जैसा लाल, ये सुबह ही सुबह, जब सुबह सुबह सूरज उगता है तो ऐसा लगता है कि जैसे खरगोश की आंखें हो। ठीक, तो सवेरे की तुलना किससे की गई है? खरगोश की आंखों से। किससे की गई है? खरगोश की आंखों से। अब देखिए आगे, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। आप टाइम से इज्जत से पढ़िए। ठीक, आधे घंटे का ये वीडियो होगा, एक बार इज्जत से सुन लोगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर में जैसे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे, हमारे ये लेक्चर्स, हमारी ये बातें आपको अपने आप से याद आएंगी। तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोड लोगे तो तुम कुछ कर नहीं सकते, लोड लेने से उखाड़ कर लोगे। इसीलिए बढ़िया चाय पियो, बिंदास रहो, टाइम से सो, टाइम से खाओ और पढ़ते रहो। अभी जो 1-1.5 महीने का समय है, ये पेपर का 1 महीने ही बचा अभी, तो इसको इज्जत से पढ़ लो, जीवन भर के लिए काम आने वाली चीज है। भविष्य में आप अपने बच्चों को जब बड़े हो जाओगे तब आस पड़ोस को, लोगों को बताने को ठीक रहता है कि हमारा 12वीं में इतना अच्छा परसेंट बना था। नहीं तो जिनका 55-56 बनता है ना, तो वो उस महफिल से उठ के भाग जाते हैं जहाँ परसेंट की बात चल रही होती है। भविष्य में कभी ऐसा मौका आएगा कि 5-6 लोग बैठे हैं, कभी भी हो सकता है, और अचानक से किसी ने कहा कि क्यों तुम्हारा 12th में परसेंट कितना था, और पट्टे का एक का था 57 और एक का है 95, 90, 85, तो वो बाकी सब बैठे रहेंगे, 57 वाला कहाँ चला जाएगा चाय लेने? वो तब तक नहीं आएगा किचन में से जब तक पूरा मुद्दा खत्म नहीं हो जाता। इसीलिए आप चाहते हो कि महफिल में बैठे रहो और आप अपना परसेंटेज पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से बताना चाहते हो, तो फिर पढ़ते रहिए। ठीक है, क्या था कि शरद क्या चलाता हुआ आया, शरद क्या चलाता हुआ आया, आंसर साइकिल। देख रहे हो, हाथ चलाता हुआ, पैर जीप नहीं, ये साइकिल चलाता हुआ है। आप पाठ पढ़ोगे तो उसमें साइकिल का दृश्य है। ठीक, आगे, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? आंसर है कल्पना के। कविता, जो आपने एक थॉट सुना है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जब पहली बार मैंने ये, मतलब लोग बाग आपस में सुनाते हैं, जो लोग कवि नहीं होते वो लोग इस बात को सुनते हैं तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यार जहां ना पहुंचे रवि, मतलब जहां सूरज नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच सकता है।
तो कवि कैसे पहुंचता होगा? कवि के पास ऐसा क्या है? कोई पंख वगैरह हैं या कुछ रॉकेट मॉकेट पे बैठ के चला जाता, उड़ जाता, करता क्या है? तो उनको ये नहीं मालूम कि कवि जमीन पर ही रहता है, कवि की सोच वहां तक जाती है। जो कवि सोच के माध्यम से जितना ऊंचा पहुंचता है उसे कहते हैं कल्पना। ठीक, तो कवि किससे किसके सहारे बढ़ता है? कल्पना के। ठीक, क से कवि, क से कल्पना। नेक्स्ट, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? आंसर है कल्पना करना। फिर से, कविता के पंख मतलब कल्पना करना। पंख जितने मजबूत होंगे पंछी उतना ऊपर जाता है, कल्पना जितनी तेज होगी, शानदार होगी, कवि की कलम से निकलने वाली कविता उतनी ही अच्छी होगी और उतनी ही मजबूत होगी। ठीक, आगे, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका आशय क्या है? आंसर, कविता कालजयी है, कभी नहीं खत्म होती, बिल्कुल। कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, बिल्कुल सही है। कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये सभी सही है। मैं आपको बता दूं कविता के बारे में, कविता की तुलना फूल से की गई। ठीक, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फूल क्या देता है? खुशबू देता है। फूल क्या होता है? सुंदर होता है। लेकिन कविता के अंदर इनसे आगे भी चीज होती है। फूल खुशबू देता है लेकिन कुछ पल के लिए, फूल सुंदर होता है तब तक के लिए जब तक वो खिल रहा है, लेकिन कविता जीवन पर्यंत, जीवन के बाद भी उतनी ही महकती और खिलती रहती है जैसी वो होती है। ठीक, तो कविता फूल से भी अच्छी है। कविता आप जितनी भी उपमाएं दोगे उनसे सबसे अच्छी है। तो जितनी भी अच्छी अच्छी बातें वो सब कविता में है। और कविता किसी व्यक्तिगत नहीं होती, किसी एक की नहीं होती, वो सबकी होती है। अगला, कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? आंसर, बच्चे और फूल और चिड़िया। बच्चों से तुलना की गई कविता की, कहा गया कि कविता बच्चों की जैसी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपना और पराया नहीं देखते, बच्चे ये भी नहीं देखते कि ये घर मेरा है और वो घर मेरा। बच्चे कहीं भी विचरण करते हैं और आजादी से सारी सीमाओं को तोड़ करके सबके पास जाते हैं। ठीक, ऐसे ही कविता होती है। कविता लिखता एक कवि है लेकिन उसका उपयोग पूरी दुनिया कर सकती है और पूरी आजादी से। कविता बिल्कुल ये नहीं सोचती कि हिंदू ने लिखी है तो मुसलमान नहीं पढ़ेगा और मुसलमान ने लिखी है तो हिंदू नहीं पढ़ेगा। तो इसीलिए कविता की तुलना छोटे बच्चे से की गई। ठीक, आगे, किसकी चूड़ी मर गई है? आंसर, बाघ की। देखिए, अगर आपको चूड़ी मरने से पहले नंबर पर दी है पेंच की, जो लोग ज्यादा होशियार होते हैं वो लोग क्वेश्चन को देखेंगे, बोले चूड़ी मरना तो हमने सुना है यार, ये तो पेंच की मर जाती है। पेंच मतलब नट बोल्ट। नट बोल्ट जब अपन कसते हैं तो वो चूड़ी के ऊपर चूड़ी फंस जाती है तो वो कसाता नहीं है। तो क्वेश्चन को देखते से इस पर टिक कर देगा पट्टा, और पता क्या बोलेगा? लो, इतने आसान से क्वेश्चन आते हैं, लोग कहते हैं 12वीं कठिन होती है। कोई कठिन बटन है ये कोई हिंदी का क्वेश्चन है? ये हम नट बोल्ट गांव में बचपन से खोलते आ रहे हैं। कई बार चूड़ी मर गई थी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि चूड़ी पेंच की यहाँ पर नहीं मर रही है, यहाँ चूड़ी किसकी मर रही है? बात की। इसका मतलब होता है बात का फंस जाना। जब अपन बोलते हैं, कई बार बोलते जाते हैं, हमारे पास देश में ऐसे ढेरों नेता हैं जो बोलना शुरू करते हैं फिर फंस जाते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता कि अपन पीछे लौटें कि आगे जाएं कि जारी रखें। ठीक, तो उस समय उनको पड़ोस में उनके पास में जो खड़ा रहता है उन्हें समझ में आता है कि आपकी चूड़ी फंस गई है, मतलब आपकी बात फंस गई है, अब ऐसा करो पानी पी लो और निकल लो। तो बात का मतलब होता है चूड़ी फंस जाना। ठीक, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? आंसर है इसका, लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं। अब लोग क्या भूल गए? मैं आपको बता दूं, लोग भूल गए हैं दूरदर्शन। ये कविता दूरदर्शन की है। दूरदर्शन आजकल कोई देखता नहीं है, और हमारे जमाने में दूरदर्शन ही आता था तो उसके अलावा कुछ मिलता नहीं था। ठीक, तो उस जमाने में दूरदर्शन की कहानी है तो वहीं से उन्होंने लिखा। अगर आज ये कवि कविता को लिख रहे होते तो ये आज तक वालों के बारे में लिखते, आज ये जी न्यूज वालों के बारे में लिखते, क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी देते हैं, तो दूरदर्शन वाले तो फिर भी कम देते हैं। इस पूरे पार्ट में क्या होता है? इस पूरे पार्ट में एक अपाहिज को पकड़ लेते हैं लोग, और उस अपाहिज से ही पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप तो बहुत दुखी होते होंगे, आपको बहुत कष्ट होता होगा। ऐसे उल्टे सीधे सवाल ये तब तक पूछते हैं जब तक वो अपाहिज रो नहीं देता। ठीक, तो एक कमरे में बंद, कमरे में का बंद मतलब होता है वो स्टूडियो, यानी उस स्टूडियो में उस इंसान के साथ एक तरह से कहा तो दुर्व्यवहार होता है। उस दुर्व्यवहार को ही दर्शाया गया किसने? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का मतलब होता है, सहाय मतलब सहायता करने वाला। तो रघुवीर है,
वो ऐसी हिम्मत कर रहे हैं कि उस अपाहिज की हम सहायता करें, इसलिए उन्होंने इस पार्ट को लिख डाला। ठीक, कैमरे के सामने लाया जाता है, आंसर किसको? एक अपाहिज को। अभी मैंने चर्चा की, किसको लेके आते हैं? एक अपाहिज को, और उससे पूछते क्या है कि क्या आप अपाहिज हैं, मतलब वो ऑलरेडी पहले से अपाहिज है, फिर अपन उससे पूछ रहे हैं क्या आप अपाहिज हैं। आपने देखा होगा अपने हिंदुस्तान में इतनी गजब की न्यूज चैनल है, जैसे बेचारा किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो सड़क पे पड़ा, उसको उठाने के पहले अपन लोग ये पूछते हैं कि आप यहाँ गिरे क्यों? वो बोलेगा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कैसे हुआ था? वो गाड़ी वाला मार के चला गया। अच्छा, गाड़ी वाले ने आपको मारा था कि आपने गाड़ी वाले को मारा? अरे भाई मेरे, उसकी जान तो बचा लो। लेकिन ये नहीं सोचेंगे। बाढ़ आती है, आपने देखा कई बार न्यूज वालों को, न्यूज वाले नाव लेके जाएंगे, नाव लेकर के जाएंगे, और वहां छोटे छोटे बच्चे जो घरों में बेचारे इतने कमर कमर तक पानी में डूबे रहते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है। तो ये जो न्यूज का स्तर है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसी पर व्यंग्यात्मक कविता ये है जिसमें एक अपाहिज की कहानी। आगे, हम समर्थ शक्तिमान ये कहां बोलेंगे? आंसर है दूरदर्शन पर। कहानी किसकी चल रही है? दूरदर्शन की। कवि के अनुसार प्रातः कालीन आकाश किसके जैसा दिखाई देता है? आंसर नीले शंख के जैसा। किसके जैसा दिखाई देता है? नीले शंख के जैसा दिखाई देता है। प्रातःकालीन आकाश, आकाश कैसा? जैसे नीले रंग का एक कोई शंख बना हुआ है। ठीक, उषा का जादू कब समाप्त हो जाता है? सूर्योदय के बाद। देखिए, उषा का मतलब क्या होता है? उषा मतलब होता है सूर्योदय के ठीक पहले का समय। जब एकदम, जिसे कहते हैं मेरे गांव में तो अपन लोग शुरू में पहले अपन उठ जाते थे सभी लोग। सिटियों में आने के बाद में माहौल अलग है। यहाँ लोग 9-10 बजे तक उठते हैं। अब इनको क्या पता कि उषा क्या होती है? ये तो गुड मॉर्निंग जानते हैं रात सुबह के 12 बजे तक। ये पट्टे 11:30 बजे उठेंगे तब भी लोगों को बोल देते हैं गुड मॉर्निंग। तो ये नॉर्मल बात है इनके लिए। लेकिन उषा वो लोग समझते हैं जो सूरज के उगने के पहले उठते हैं। सूरज के पहले उठिए, उठने के तुरंत बाद आसमान में देखिए एक लाली छाई हुई होगी, और लाली छाए हुआ जो समय है वही कहलाता है उषा। ठीक है। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? आंसर भौर के नभ से। ऐसा लगता है कि सुबह सुबह का जो आकाश है वो कैसा लग रहा है? वो लग रहा है झिलमिलाता हुआ नीला पानी। कैसा लग रहा है? झिलमिलाता हुआ नीला पानी। ठीक, देखिए शंख का रंग होता है, आंसर आ गया नीला। ये थोड़ी देर पहले ही आया था, फिर से रिपीट हो गया। चौका लीपा जाता है, आंसर आया राख से। राख से, ये कब की बात है? ये ऐसा लगता है जब उषा है यानी सुबह, जब सूरज निकलने वाला होता है तो आकाश का रंग उसके आसपास ऐसा हो जाता है जैसे गीली रेत से अपन ने चौके को लीप दिया है, और गीली रेत से चौका लिपा हुआ जैसा दिखता है, आसमान उस समय पर ठीक वैसा ही दिखता है। ऐसा इस कविता में कहा गया। ठीक, तो चौका मतलब राख। अब चौके में राख ही होगी। आप बोलो सर मिट्टी से क्यों नहीं लिप सकते? भाई साहब, मिट्टी से लिपने के बाद में वो अलग कलर का देखेगा, आसमान जैसा नहीं दिखेगा। तो आपको किससे लिपना पड़ेगा? उसको किससे लिपना पड़ेगा? राख से। ठीक है। कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह से संकलित है? आंसर अनामिका। अनामिका निराला जी की एक अद्भुत कृति है, वहां से इसको लिया गया है। और कविता का क्या नाम है? बादल राग। ठीक, कविता का नाम क्या है? बादल राग। तो बादल मतलब बादल, और राग का मतलब होता है प्रेम, बादल को बुलाना। ठीक, उनकी स्तुति करना, उनको आमंत्रण देना। ये अनामिका से लिया गया। ठीक, अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो निराला निराले ही काम करेंगे। क्या निराले काम करेंगे? कि वो बादल राग, यानी बादल कोई एक लड़के का नाम मान लीजिए, राग मतलब प्रेम करता है किससे? अनामिका से। ठीक है। बादल राग कविता में कुल खंड हैं, आंसर 6। बादल राग में कुल खंड कितने हैं? 6। अब ये याद कैसे रहेगा भाई? मोहब्बत की कहानी है बादल और अनामिका के बीच की, ऐसा रखिए। और अगर ये 6 ही क्यों है, इसमें 4 क्यों नहीं हो सकते, 8 क्यों नहीं हो सकते? देखिए 6 तक रखिए। 7वां इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि 7 हो जाते तो लोगों का ब्याह हो जाता। मान लीजिए इनका ब्याह नहीं हुआ होगा तो 6 पर ही रह गई। ठीक, यानी ब्याह के जस्ट पहले की बात। ये हम बत्ती ऐसी दे रहे हैं अपने दिल दिमाग से, ताकि आपके दिमाग में ये ऑब्जेक्टिव किसी न किसी मूड में बैठ जाए, ताकि आप जब पेपर में
ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको कुछ याद आए ना आए, आपको बादल और अनामिका की प्रेम कहानी याद आएगी, फिर वहां से समझ में आएगा कि हाँ यार इनकी शादी होते होते रह गई थी, तो मतलब ये 7 फेरे से मतलब 6 मतलब ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर कहा गया है। आंसर बादलों को। भाई बादलों, बादल राग कविता है तो उसमें बादलों को ही कहेंगे, कोई गुलाबों को, आकाश को, गरीबों को क्यों कहेगा? तो बादलों की कविता तो बादलों को बोलेंगे। नेक्स्ट, संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? आंसर आएगा पेट भरने के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये दुनिया की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। उनमें सबसे पहली आवश्यकता क्या है? रोटी। रोटी मतलब पेट की व्यवस्था। तो आदमी जो भी काम करता है पहले पेट के लिए करता है, फिर वो कपड़े के लिए करता है, फिर वो मकान के लिए करता है, और ये तीनों चीजें हो जाती है ना, फिर वो भाई साहब आराम के लिए करता है, आराम भी हो जाता है, फिर वो भाई साहब सम्मान के लिए करता है, सम्मान भी हो जाता है, फिर वो भाई साहब फिर वो पूरे जहान के लिए करता है, उसे पूरी दुनिया चाहिए होती है। और ये सब नाटक करते करते पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। अंत में उसे समझ में आता है कि मैंने किया क्या था और मैंने इतना किया ही क्यों था जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। ये बहुत आध्यात्म की बात है, हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन अपन आपको बताते रहते। देखिए, तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को कौन बुझाएगा? आंसर राम। बनिया, किसान, मजदूर, राम। भैया, पेट की आग का मतलब भूख बिल्कुल नहीं है, ध्यान समझा। पेट की आग का मतलब होता विचित्र भूख, ऐसी भूख जो कभी मिटती नहीं है। लोगों की इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती। आप कितने बड़े बनिया, कितने बड़े करोड़पति बन जाओ, आपकी भूख नहीं होगी। वो अभी देख लो, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, वो अडानी साहब फर्स्ट नंबर पर चले गए थे, तो अंबानी दुखी हो गया। इतना अरबपति खरबपति आदमी, लोगों के पास पैसे गिनने के लिए लोग रखे हैं जिन्होंने, वो लोग भी परेशान है रैंक के हिसाब से। अब वो नीचे टपक गए, वो ऊपर आ गए, तो लोग लगे हैं। इसीलिए कहीं पर भी किसी को कोई खुश नहीं है जब तक भगवान राम, हाँ, ईश्वर से, अध्यात्म से जो जुड़ गया उसको कोई कंटा नहीं है। 2 टाइम की रोटी, वो भी मिले एकदम सुकून से, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुलसीदास जी के अनुसार समाज में सब्जी को किसका अभाव है? सभी को किसका अभाव है? ये सभी होगा। आंसर है आजीविका का। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुनिया में आजीविका का मतलब रोजगार, रोजगार की कमी है। अब आप सोचो तुलसीदास जी कितने दूरदृष्टता वाले लोग रहे होंगे, यह समाज कब से एक जैसा है। उस जमाने में तुलसीदास जी ने कहा कि दुनिया में रोजगार की कमी है, और आज तुम देख लो, आज तो हालात ये है कि रोजगार मतलब ऐसे लगता है गाली जैसी लगती है बच्चों को। किसी से पूछो कि रोजगार है, नौकरी है, तो बड़ा बहुत ऐसा लगता है कि टॉपिक चेंज करो यार भाई, कुछ और मुद्दे की बात कर लो, इसके अलावा कर लो, रोजगार की बात मत करो। ठीक, आजीविका उस जमाने में भी ऐसी ही किल्लत वाली मामले वाली बात रही होगी। आगे देखें, आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? आंसर है अपने बच्चे को। भाई साहब, माँ की बात आ रही है तो माँ अपने बच्चे को गोद में रखेगी अगर आंगन में होगी तो। वो बात लगे कि देखो फूल को, पड़ोस के बच्चे को, पालतू कुत्ते को, ऑप्शन आज के हिसाब से दिए, लेकिन आपको अपनी जिंदगी के मानसिक संतुलन के हिसाब से जवाब देना है। माँ अपने बच्चे को ही रखेगी। ये जो पालतू कुत्ते को लेकर कहा है ना, आधुनिक युग के हिसाब से लिखा है। आजकल आंसर ये भी हो सकता है, कुछ पढ़े लिखे लोग या जिनके घरों में कुत्ते हों, और या यूं कहें कि जिनके घरों में कुत्तों की अहमियत बच्चों से ज्यादा हो, तो उनके घरों में कुत्ते भी गोद में हो सकते हैं। ठीक, ये चीज मैंने देखी है। बच्चों के साथ पेरेंट्स इजीली नहीं घूमते, लेकिन कुत्तों को लेकर के डोरी बांध के सुबह सुबह घुमाएंगे। और अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड भी है पट्टों को। ठीक, वो कहीं भी जाकर के कहीं भी किसी की भी कोने पे टांग उठा देता है, लोगों को मजा आ रहा है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मतलब है कि बच्चों से प्यार करो, बच्चों को संस्कार दो, और संस्कार दोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? आंसर कपड़े पहनाती है। क्या करती है? कपड़े पहनाती है। क्या करती है? कपड़े पहनाती है। ठीक है, छोटा मेरा खेत, ये क्या है? छोटा है। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? आंसर भोला भाई पटेल। लो, 1 नंबर आंसर है भोला भाई पटेल। क्यों? क्योंकि खेत की बात आ रही है तो पटेल साहब जरूर होंगे, ऐसा समझिए। अपन जहां रहते हैं आसपास, जिनके पास ज्यादा खेत होते हैं उन लोगों को पटेल बोलते हैं। तो आप समझिए कि खेत के अगर कोई रूपांतरण कर रहा है, खेत के बारे में कोई जानकारी दे रहा है,
तो वो कौन होगा? पटेल होगा। अब वो बोलोगे सर पटेल तो दो लोग हैं, इधर केशु भाई पटेल भी है। तो आप ऐसा समझिए ना कि जो भोला भाई पटेल, भोला भाई पटेल का मतलब भोले, मतलब सिंपल आदमी होगा, वो ऐसा सोचेगा। केशु भाई पटेल थोड़े से ऐसे नहीं लग रहा कि मतलब बहुत होशियार चंद टाइप के, ये कविता पर काम नहीं करेंगे। जो भोले लोग होंगे, जो शुद्ध लोग होंगे, वो कविता पर काम करेंगे। पटेल तो दोनों ही, तो पटेल होंगे मतलब वो किसान होंगे। ठीक है। आकाश में कौन उड़ रहा है? आंसर बगुले। कौन उड़ रहा है? बगुले। कबूतर, गिद्ध, कौवे सब उड़ रहे होंगे भाई साहब, लेकिन इस कविता में कौन उड़ रहा था? बगुले उड़ रहे थे। ठीक है। अभी तुम्हारे तोते उड़ रहे होंगे सबके, पेपर आ रहे ना पास में, आप बोले सर हमारे तोते उड़े पड़े, आप बोल रहे बगुले उड़ रहे, पेपर आ गया बहुत जल्दी से। तो उसी के लिए भाई साहब हम लगे हैं इधर, कोशिश कर रहे हैं, हमने बार बार कह दे रहे हैं, हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, रिजल्ट अच्छा आएगा। और थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर बीच बीच में कर दिया करो, लोगों को बताओ कि हम आपके लिए लगे हुए। ठीक है। आखिरी में बस 1.5 पेज और बचा है, खत्म हो गया पूरा का पूरा पद। किसके अंकुर फूटते हैं? आंसर शब्द के। किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के। शब्द, अब बोलोगे सर विचार के नहीं, विचार शब्दों में होता है, शब्द निकलेंगे तब विचार आपको मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे छोटी कृति क्या होती है? शब्द है। समन्वयवादी कवि कहा जाता है? आंसर तुलसीदास। इसको कहा जाता है? तुलसीदास। अब ये क्या है? समन्वयवाद का मतलब होता है सब कुछ को समान रखना, यानी पूरी दुनिया को उन्होंने समान भाव से देखा, पूरी दुनिया को समानता का अधिकार सिखाने की कोशिश की। तो वो कौन थे? तुलसीदास जी थे। और मैं कहूं दुनिया की, पूरी दुनिया में आज तक कवियों में तुलसीदास जी से जैसा महान कवि पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी लिखी हुई रामचरितमानस कृति ऐसी एकमात्र कृति है पूरी दुनिया में जो हर वक्त, हर सेकंड हजारों जगह पर गाई जा रही है। तो ये महान आत्मा है। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम है कि ये रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय इनका फिराक गोरखपुरी जी का नाम है। अब आप सोचिए, इनकी एक अद्भुत कहानी मेरे साथ जिंदगी में हुई। इनका एक शेर था, मैं ग्वालियर स्टेशन पर था, तो वो शेर कुछ ऐसा था कि तुम्हारी नस्लें इस बात पर फक्र करेंगी, और कुछ एक उर्दू का शब्द था उसमें, ये मतलब था कि तुम्हारी नस्लें इस बात पर फक्र करेंगी कि आपने फिराक गोरखपुरी को देखा था। तो आप सोचिए कि आदमी अपने बारे में इतनी तारीफ कैसे कर सकता है। ऐसा शेर लिखा हुआ मैंने किताब पर देखा, तो मैंने उसे खरीद लिया। खरीद के लेके आया। वो अद्भुत कृति है, लेकिन इतनी अद्भुत कृति है कि मुझे उसकी अर्थ ही उतने समझ में नहीं आते। उर्दू है, एकदम प्रॉपर उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन इतना अपने बारे में बोलना कि तुम्हारी नस्लें, तुम्हारी औलाद इस बात पर फक्र करेंगे कि तुमने फिराक को देखा था, ऐसा कोई आम आदमी नहीं कह सकता। ऐसा वही कहेगा जिसके अंदर कुछ न कुछ हिम्मत होगी, कुछ न कुछ जज्बा होगा। तो वो कौन है? सहाय। सहाय का मतलब हिम्मत वाल कह सकते हैं, जो सहायता करता है। ठीक। फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार? लो, ये रखी है मेरे पास, भगवान कसम, यही तो खरीद के लाए थे, गुले नगमा घर रखी है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत कृति है जो मेरे घर रखी है, जिसके ऊपर वाले कोने पर वही शेर लिखा हुआ है जो मैंने ग्वालियर स्टेशन पर सुना था। सुना कैसे हो सकता है? पढ़ा था, और उस शेर की वजह से मैं इस कृति को खरीद के लेके आया। लाजवाब है। कभी आपको उर्दू अच्छी आ जाए और कभी जिंदगी में अगर आपको कुछ अच्छा पढ़ना हो तो मधुशाला के बाद ये किताब जरूर पढ़ें। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। आखिरी पेज। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, में शब्द से क्या अभिप्राय है? आंसर है कोमलता। देखिए, कपास से क्या बनते हैं? कपड़े। और कपड़े कैसे होते हैं? कोमल। अगर कपड़े कोमल नहीं हो रहे होते तो कपास से नहीं बनते, या यूं मान लो कि कोमल होते तभी तो अपन पहन पाते, नहीं तो लोहे का पहन लेते अपन, चादर के क्यों नहीं पहनते? आप काट की लकड़ी के पहन लेते, लकड़ी के क्यों नहीं पहनते? क्योंकि ये कोमल नहीं होते। ढक तो वो भी लेंगे, आप चादर का लिया, बढ़िया कोट बनवा चादर का, बढ़िया बेल्डिंग वेल्डिंग करके शानदार, तो मजबूत रहेगा वो, दादा परदादा तक चलेगा। पेंट करते रहो और साल बदल बदल के बढ़िया लग्जरी हो जाएगा। जब चाहिए सुनहरा चाहिए तो सुनहरा कर लो, चांदी चाहिए चांदी कर लो, लेकिन पहन नहीं पाओ। क्यों? क्योंकि कपड़े कैसे होने चाहिए? कोमल होने चाहिए। तो कपास कैसा होता है? कोमल होता है, क्योंकि इससे बनते हैं कपड़े। ठीक। अगला, कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? आंसर है
कौन सी बात है, बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं, इन दोनों अब आमने सामने, परिवेश हम तुम, इन दोनों, यानी कुमार नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस, इन दोनों का एक काव्य संग्रह है, उससे थी बात सीधी, लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको सीधे सीधे याद करना पड़ेगा। रीतकालीन, और चूंकि देखिए क्या है, इसका आंसर भी नहीं है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें मैं टिक कर रहा हूं, थोड़ा सा मैच कर लेना, लेकिन आंसर ये होना चाहिए। रीतकालीन कवि है, रीतकालीन कवि है, तो रीतकालीन कवि है शाह भूषण। अच्छा, रीतकालीन कवि होगा, एक हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों। तो मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं निपटाते हुए 4 कालों में, ये तो आपको आसानी से याद होगा, रीतकाल भी, भक्ति काल वगैरह लेकर के नई कविता तक, ये 4 कालों को मैंने अच्छे से पढ़ाया भी, एक बहुत शानदार वीडियो बनाया है, वो पूरा देख लेना, चारों काल याद हो जाएंगे। अब बात आती है रीतकालीन। रीतकालीन का मतलब ये होता है, जैसे अब देखो ये तो आपने सुना ही नहीं होगा कभी, तो इनको भूल जाओ, जिनको हमने कभी नहीं सुना उनको अपन भूल जाते हैं। ये पंत जी सुने होंगे, और दिनकर जी, अरे दिनकर जी तो मतलब नहीं सुने होंगे तो उनका तो दिन ही खराब है, जिन्होंने दिनकर जी को नहीं सुना। तो अपने पास 3 चीजें हो गए, भूषण जी, पंत जी और दिनकर जी। अब 3 में से आपने को कैसे पता चलेगा कि रीतिकाल कौन है? तो देखो, रीतिकाल का मतलब, रीति का मतलब समझो रीति रिवाज, ठीक, और रीति रिवाज के हिसाब से इंसान वेशभूषा करता है। मतलब आपने देखा राजस्थान में लोग राजस्थान के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहां का एक गेटअप अलग है, पंजाब में चले जाओ अलग है, सिख लोग अलग तरीके से पहनते हैं, पंजाबी अलग तरीके से, तो अगर आप मुसलमानों की बात करो तो अलग ही गेटअप है। तो रीतियों की अगर बात करें तो जैसे शादियों को ही देख लो, कहीं पर सफेद वस्त्रों में शादी होती है, कहीं पर आप अशुभ माना जाता है, कहीं ब्लैक पहनाते हैं, तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रीति रिवाज पर। तो रीति से आपको याद आएगा भूषण, भूषण का मतलब होता है वेशभूषा, यानी ये याद कराने का एक अच्छा सा ऐसे थॉट क्रिएट हुआ अचानक से और अपने टिका दिया, तो आप कभी नहीं बोलोगे कि रीतकाल के कवि कौन थे। ठीक, अब ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको एक बार और मैं बता देता हूँ, इन दोनों में से एक बार देख लेना, कोई दूसरा नहीं, और इन दोनों में से जो बेस्ट मिल जाए आपको, इसको सर्च कर लेना। ठीक, मुझे खुद ही कंफ्यूजन हो रहा है, तो जो भी लगे इसका आंसर वो आपको खुद देखना पड़ेगा। इतने सारे सवाल, लगभग 56 में से एक हटा दो, एक इसीलिए हटा दिया भाई, फॉल्ट नहीं हटा भाई, किस्मत से हट गया है, 56 ठीक नहीं लग रहा था, 55 ठीक होना चाहिए, तो 55 के आंसर हमने बता दिए, एक का आंसर आपको दिखाना है, और उन दोनों में से कोई एक होगा, जो मिल जाए उसे याद कर लीजिए। मैंने उम्मीद की है कि, मतलब कोशिश की पूरी कि आपको एक शानदार तरीके से अच्छे लहजे में अच्छी अच्छी बातों के साथ ऐसे कुछ ट्रिक्स बना करके ऑब्जेक्टिव याद करवाएं, ताकि आपको याद हो जाए, आपको दोबारा इनको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एग्जाम में जब आएंगे तो केवल बातें याद आएंगी और आंसर लगा लोगे। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा, और मजा आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाओ, और लोगों को, दुनिया को भी पता होना चाहिए कि आपके मार्क्स साहब ठीक ठाक है। ठीक है, तो लगे रहो, चाय पीते रहो, और जिस दिन नंबर अच्छे खासे आ जाएं लौट के आना, मिलना हमसे, नहीं मिलोगे तो फोन लगा लेना, मैसेज कर लेना, सब कुछ तारीफ करो हमारी भी, और सुनो कमेंट किया करो, तुम लोग लाइक कर देते हो, कमेंट नहीं करते। कमेंट में कम से कम ये नहीं कि तारीफ करो, एटलीस्ट वो चीजें लिखो जैसा आपको महसूस हो रहा है, कि हम इतना अच्छा भी नहीं पढ़ा रहे कि आप 2-4 बातें ठीक ठाक लिख पाओ। ठीक है, बिना किसी देरी के लिए चलते हैं, थैंक यू सो मच, लगे रहो।